नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम लोग एक विशेष प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इस प्रोसेस का नाम है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की रणनीति कैसे बनाएं। इसके आज हम लोग 9वें भाग में आ गए हैं। ये हमारा 9वां वीडियो है। 9वें वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है निबंध का लेखन। तो निबंध लेखन कैसे करें, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि निबंध का लेखन कैसा हो। और आप निबंध के विषय में क्या सोच रहे हैं? क्या निबंध वही होता है जो आप सोच रहे हैं या निबंध कुछ अलग होता है? बहुत सारे यानी कि लगभग सभी परीक्षार्थियों से हम निबंध लेखन के विषय में बहुत चिंताएं देखते हैं, बहुत समस्याएं देखते हैं। परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाए, इसकी तैयारी कैसे हो, इसका मैटर कैसे कलेक्शन किया जाए और उस मैटर कलेक्शन में कहां से मैटर हमें इसका प्राप्त होगा। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि निबंध का क्षेत्र क्या होता है, निबंध किस क्षेत्र से पूछा जाता है। तो सिविल सर्विसेज और प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध मुख्यतः निम्न क्षेत्रों से पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? वो हो सकते हैं राजनीति विज्ञान से हो सकता है, अर्थशास्त्र से हो सकता है, विज्ञान से हो सकता है, साहित्य से हो सकता है, समसामयिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी हो सकता है, एक विशेष संस्कृति से हो सकता है, संस्कृति का क्या प्रभाव है, इन सारी चीजों से हो सकता है। और सबसे ज्यादा और मुख्यतः ये साइकोलॉजिकल समस्याओं को लेकर ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे मनोविकार या मनोदशाएं। इनसे संबंधित बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारा निबंध लेखन किया भी गया है और किया भी जाता है। और ये सबसे हिट टॉपिक हैं। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के साथ साथ दर्शन के क्षेत्र से भी निबंध आते हैं। दार्शनिक निबंध भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं और समस्यागत भी होते हैं, विज्ञान के अंतर्गत भी होते हैं। तो सोचिए निबंध का क्षेत्र कितना बढ़ता चला जा रहा है। निबंध कृषि से संबंधित भी हो सकते हैं और कृषि विज्ञान से संबंधित भी हो सकते हैं, निबंध भूगोल से संबंधित भी हो सकते हैं। तो आप देखिए कि निबंध का कोई सिलेबस नहीं होता है, निबंध का विस्तार बहुत ज्यादा है। इसलिए छात्रों के मन में एक समस्या रहती है कि निबंध आएगा, एक तो कौन सा आएगा, और आएगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे और उसमें क्या क्या लिखेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है क्या क्या लिखेंगे और इसका मैटर कलेक्ट कैसे करेंगे, हमें कहां से वो सारी चीजें मिलेंगी जो हम अपने निबंध में लिख सकें। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम केवल और केवल आपको ये बता सकते हैं कि निबंध में मैटर उतना उपयोगी नहीं होता है, मैटर बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है। यहां आपको एक चीज समझ लेनी होगी कि निबंध और लेख में अंतर होता है। यदि आप किसी विषय पर लेख लिख रहे हैं या किसी विषय पर आप अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं तब वो निबंध होगा। लेकिन लेख में क्या करते हैं, हम बहुत सारी रिसर्च उसमें डालते हैं, बहुत सारे आंकड़े डालते हैं, बहुत सारे तथ्य डालते हैं। क्यों? क्योंकि
जो हमारा लेख है वो उसी स्ट्रीम के लोग पढ़ते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस का यदि लेख होगा तो पॉलिटिकल साइंस जर्नल्स में छपा होगा, उस जर्नल को पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम के लोग ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस का जर्नल आपको वनस्पति विज्ञान का व्यक्ति पढ़ने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन निबंध भावनात्मक अभिव्यक्ति है। निबंध उतने सारे आंकड़ों को नहीं पिरोता है। निबंध कम आंकड़ों के साथ अपनी अभिव्यक्ति दी जाती है जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। जैसे साहित्य है, उपन्यास है, तो साहित्य और उपन्यास लगभग सभी स्ट्रीम के लोग पढ़ते हैं और वो उसे उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उपन्यास है तो उसे केवल हिंदी साहित्य का व्यक्ति ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है, उसे साइंस के लोग भी पढ़ते हैं। मुझे तो याद है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तब एक समय ऐसा होता था कि हम लोग राग दरबारी लगभग डेली पढ़ लिया करते थे, कुछ ना कुछ उसके टॉपिक डेली पढ़ लिया करते थे। इससे कहीं ना कहीं साहित्य में रुचि और लेखन शैली में तीक्ष्णता आती है। इसी तरीके से निबंध में भी बहुत ज्यादा मैटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आप कहेंगे कि कुछ लोगों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, कुछ लोगों के बहुत कम नंबर आते हैं निबंध में। तो निबंध में मेन रोल वही होता है जिसको हम अभी आपको और डिटेल में समझा देते हैं कि निबंध, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस लिख रहे हैं, आप वनस्पति विज्ञान लिख रहे हैं, आप हिंदी साहित्य लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि इस सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होगा वही इस कॉपी का मूल्यांकन करेगा। लेकिन यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि निबंध का मूल्यांकन कौन करेगा, निबंध का मूल्यांकन करता कौन होगा। निबंध का मूल्यांकन करता, आप सोचते हैं कि निबंध का मूल्यांकन करता हिंदी साहित्य का कोई व्यक्ति होगा, ऐसा नहीं होता है। निबंध का जो मूल्यांकन करते हैं लोग, हो सकता है वो सिविल सर्वेंट हो सकता है वो जज हो सकता है वो ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है वो साइंस के विद्यार्थी हों। इन सारी स्ट्रीम के लोग भी निबंध को चेक कर लेते हैं, इनके द्वारा भी निबंध को चेक किया जाता है। तो आप ये स्पष्ट मान लीजिए कि निबंध में यदि आप बहुत ज़्यादा मैटर डालेंगे, बहुत ज़्यादा तथ्य डालेंगे, तो आपकी अभिव्यक्ति उतनी नहीं हो पाएगी और उस मैटर से, उन तथ्यों से आपका जो एग्जामिनर है वो बोर होने लगेगा और जैसे ही वो बोर होने लगेगा, वो बोझिल होने लगेगा, आपके नंबर उतने ही कम होते चले जाएंगे। तो यहां आप क्या कर रहे हैं? निबंध लेखन कर रहे हैं, आप कोई लेख नहीं लिख रहे हैं। जब आप एक लेख लिखते हैं तो उसी स्ट्रीम का व्यक्ति उसको पढ़ता है, उसको उन आंकड़ों की समझ होती है और वो आंकड़ों से संबंधित चीजें पाकर प्रसन्न भी होता है। लेकिन निबंध में ऐसा नहीं होता है। निबंध में किसी भी स्ट्रीम के लोग उसको चेक कर सकते हैं। इसलिए निबंध, चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में लोक सेवा आयोग में काम करता हूं, तो मुझे पता है कि मूल्यांकन कैसे होता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो मूल्यांकन जब कोई भी व्यक्ति निबंध का कर रहा है, तब आपको करना क्या है? आपको बहुत ज्यादा मैटर नहीं देना है। और सबसे बड़ी चीज, वहां निबंध लेखन में आपके लिए छूट होती है कि आप आर्ट साइड के हों
तो साइंसाइट का निबंध भी आप लिख सकते हैं, आप विज्ञान प्रौद्योगिकी का भी लिख सकते हैं, आप नवीन खोज का भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साइंस के विद्यार्थी ही लिखेंगे उसको, या जो साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं वही विद्यार्थी लिखेंगे। सारे परीक्षार्थी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए निबंध में ये छूट प्रदान की गई है कि सारे व्यक्ति उसे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदर्शित करें। तो यहां क्या करना है, आपको अपनी अभिव्यक्ति देना है। मूल्यांकन में आप समझ चुके हैं कि कैसे होता है। अब आपको निबंध में क्या करना है, निबंध आपका रुचिकर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। निबंध का यदि पहला पैराग्राफ उस व्यक्ति ने पढ़ा जो मूल्यांकन कर रहा है, तो उसके अंदर उत्सुकता जागृत होनी चाहिए कि आप दूसरे पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं, तीसरे पैराग्राफ में आप क्या लिख रहे हैं, चौथे में आप क्या लिख रहे हैं। एक एक पैराग्राफ वो पढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो उसको अगले पैराग्राफ को पढ़ने के लिए उत्सुकता दिखाई देनी चाहिए। और यदि आपके एग्जामिनर ने आपका पूरा निबंध पढ़ लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। निबंध में मुख्यतः होता क्या है, निबंध एक धारा प्रवाह होना चाहिए। जैसे कोई नदी बहती है, तो नदी की एक धारा होती है और वो धारा बहती हुई चली जाती है। नदियां मुख्यतः पहाड़ से निकलती हैं और वो नीचे की तरफ जाती हैं, और उस नीचे की तरफ जाती हैं तो इस वेग से जाती हैं कि जब समतल मैदान भी मिलता है तब भी वो अपना रास्ता बनाते हुए, अपना मार्ग खोजते हुए एक जगह पर पहुंच जाती हैं या सागर में मिल जाती हैं। आपका निबंध भी उसी तरीके से होना चाहिए। आपका निबंध किसी भी प्रकार से टूटा हुआ नहीं समझ में आना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा आंकड़े की आवश्यकता नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा आपको स्पेशलिटी नहीं लानी है। क्या लाना है, एक तो निबंध आपका रुचिकर हो, पहला पॉइंट। दूसरा, आपका निबंध धारा प्रवाह हो। जैसे धारा एक बह रही है, उसी प्रकार से आपके निबंध को चलना चाहिए, उसी प्रकार से आपके विचारों को चलना चाहिए। और हां, एक चीज एकदम याद रखिए कि आपने एक बार जो अपना विचार दे दिया, वो दूसरे पैराग्राफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसका कंट्राडिक्टरी विचार दे दें। यदि आप कंट्राडिक्टरी विचार दे देंगे तो माना जाएगा कि ये व्यक्ति अपनी असंगत मनः स्थिति के कारण कभी ये इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है, इसको साम्य स्थिति प्राप्त नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए यदि आपने प्रारंभ कर दिया निबंध, एक विचारधारा दे दी, तो उसी विचारधारा पर आपको आगे चलना है। आपको उस विचारधारा से भटकना नहीं है। यदि आप उस विचारधारा से भटक गए तो निश्चित तौर से आपको निबंध में बहुत कम अंक प्राप्त होंगे। और आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं हुआ, वो पाठक को खींच नहीं पाया एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, या आपके एग्जामिनर को नहीं खींच पाया दूसरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, वो उन्होंने पहला पैराग्राफ पढ़ा और आपका लास्ट पैराग्राफ पढ़ा और निकल गए, तो समझ लीजिए आपको सामान्य नंबर देके वो निकल जाएंगे। उनके अंदर वो रुचि होनी चाहिए, आपका प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा होना चाहिए जिससे वो आपका पूरा निबंध पढ़ लें। और यदि वो पूरा निबंध पढ़ लग गए तो आपको बहुत अच्छी रैंक प्राप्त हो सकती है। सारे के सारे प्रतिस्पर्धी तैयारी करते हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, जीएस या जीके की पढ़ाई करते हैं, और इन सारी चीजों में लगभग उतना अंतर नहीं आ पाता है। अंतर यहीं डिसाइड होता है निबंध में। निबंध में कुछ
प्रतिस्पर्धी लोगों को बहुत कम अंक प्राप्त होता है और कुछ लोगों को बहुत अधिक अंक प्राप्त होता है। इसका यही कारण है, हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए और भाषा सशक्त होनी चाहिए। भाषा की सरलता और सशक्तता के बारे में हमने पिछला वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर देखिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाषा किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे वो सशक्त होती है और किस तरीके से उसे सशक्त बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें हैं। ब्रेक, धारा प्रवाह जो आपका निबंध है उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि आपका ब्रेक हो रहा है तो आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे, सामान्य से भी कम नंबर मिलेंगे। लेकिन एक चीज और भी है कि जैसे यदि आपने अपना विचार दे दिया कि ये विचार ऐसा है, तो उसका नेगेटिव विचार भी आपको देना है। अब आप कहेंगे कि सर अभी आप कह रहे थे कि विचार नेगेटिव मतलब टूटना नहीं चाहिए, कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, और यहां आप कह रहे हैं विरोधी विचार भी देना चाहिए, और इसके बाद उसकी समालोचना करते हुए जो आपने पहले पैराग्राफ में स्थापित करने की कोशिश की है उसी को स्थापित कर देना है निष्कर्ष में। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। उसकी मेन स्थिति समझ लीजिए, आपका निबंध कभी गलत नहीं होगा, कभी कम नंबर नहीं देगा आपको। जैसे मेरा जो निबंध आया था, जो मैंने निबंध अटेम्प्ट किया था, वो निबंध था कि मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। ये टॉपिक मिला था, इस टॉपिक पे हमें लिखना था। अब मैंने टॉपिक देखा, मुझे अच्छा लगा कि यही मैं लिखूंगा, इसी को मैं ज्यादा बेहतर ढंग से लिख सकता हूं, तो मैंने लिखना शुरू किया कि निसंदेह एक कृतिकार की रचना के रूप में सर्वोत्तम रचना एक नारी के रूप में होती है। उन्होंने क्या कहा था? मनुष्य। लेकिन हमने यहां मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य चूंकि स्त्री और पुरुष दो के मिलने से बनता है, तो यहां कुछ लोग कहते हैं थर्ड जेंडर, लेकिन मैं उसी में रख लेता हूं उनको। मोटा मोटा सीधा है कि स्त्री और पुरुष में ही उनको विभाजित कर लेते हैं। तो सीधा लिखा कि निस्संदेह एक कृतिकार की रचना के रूप में स्त्री सर्वोत्तम कृति है। 2-3 लाइन उसमें चला के उसको छोड़ दिया। अपना निर्णय या अपना निष्कर्ष हमने पहले पैराग्राफ में ही दे दिया। अब जब पहले पैराग्राफ में ऐसा निष्कर्ष हमने दे दिया, तब उसको उत्सुकता जागृत हुई कि ये कैसे प्रमाणित करेगा लड़का कि महिला सर्वोत्तम कृति है एक कृतिकार की, या ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है महिला, कैसे वो इसको प्रस्तुत करेगा। मैंने महिला की अपनी सारी स्थितियां बताते हुए आगे चले गए। लेकिन महिलाओं में भी कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को देखते हुए आपको उनकी कमियां भी बतानी हैं। अब जब कमियां बतानी हैं तो आपकी धारा टूट जाएगी। धारा टूट जाएगी। अभी मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि धारा नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन जब आपकी धारा टूटने लगेगी तब आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। वहीं मैंने लिखना शुरू किया कि उपरोक्त गुणों के आधार पर महिला को सर्वोत्तम कृति माना जा सकता है, परंतु इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को देखते हुए, पुरुषों की प्रधानता को देखते हुए कुछ महिलाएं पुरुषों का अनुकरण भी करती हैं। वो स्मोक भी करती हैं, वो एब्यूज भी करती हैं। लेकिन वो एब्यूज करना, वो स्मोक करना कहीं ना कहीं इस समाज की देन है। ये जो विकृतियां उसमें दिखाई देती हैं, जो फेमिनिस्ट लोग पुरुष के बराबर आने की होड़ में, आप क्यों बराबर आना चाहते हैं? आप तो स्वयं ही ऊपर हैं पुरुष से। कहा जाता है
कि यदि संन्यास में आपको उच्च स्थिति प्राप्त करनी है, आपको उच्च एकाग्रता प्रदान करनी है या उच्च जगह पहुंचना है, आपको अपने आत्म विकास में उच्च पहुंचना है, तो आपको पुरुष से पहले महिला बनना पड़ेगा। महिलाओं के वो गुण, दया, ममता, ये सारी चीजें आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी। यानी कि आप पुरुषों से एक स्टेप ऊपर हैं। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपने अस्तित्व को भूल जाती हैं और इस पुरुष प्रधान समाज की तरफ बढ़ने लगती हैं और अपने आप को पुरुष के इक्वल रखने के लिए, उसके बराबर रखने के लिए कि पुरुष यदि स्मोक करता है, पुरुष यदि अब्यूज करता है तो मैं भी करूंगी। तो ये एक संस्कृति का, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति उतनी नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों की यह संस्कृति है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं, तो अपने आप को सशक्त दिखाने के लिए वो कुछ ऐसे काम करने लग जाती हैं जो उनके अपने गुणों के विपरीत होते हैं। लेकिन ये सारी स्थितियां उस समाज के अपने दुर्गुणों के कारण होती हैं, क्योंकि पशुवत शक्ति, जैसे मानव में, मनुष्य में क्या है, शक्ति अधिक है, पुरुष में शक्ति अधिक है, महिला में शक्ति उतनी नहीं है। लेकिन इस पशुवत शक्ति को आप अगर शक्ति मान लें तो वो शक्ति नहीं होती है। शक्ति वही होती है जो महिलाओं के अंदर होती है। तो इस तरीके से आप उनके नेगेटिव विचारों को भी कहीं ना कहीं परिस्थिति जन्य बताते हुए उनका वर्णन करेंगे, उनका विचार रखेंगे और इसके बाद उसकी समालोचना करेंगे कि ये ऐसी स्थितियां बहुत कम पाई जाती हैं। इन अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो निसंदेह स्त्री एक कृतिकार की सर्वोत्तम रचना है। और इस तरीके से जो आपने पहले पैराग्राफ में सिद्ध किया था उसी को आपने लास्ट में सिद्ध किया, उसके नेगेटिव विचार भी दे दिए और पूरा ऐसे आपको धारा प्रवाह होते हुए और लास्ट में वो समाप्त हुआ, जिससे निश्चित तौर से मुझे भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए थे इस ऐसे पर और आपको भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं देखता हूं लगातार कैसे कॉपियां चेक की जाती हैं और कौन कौन लोग कॉपियां चेक करते हैं, इसलिए आपको यह बताना बहुत आवश्यक था कि आप एक लेख के तरीके से निबंध को लिखना चाहते हैं, उसमें बहुत सारा मैटर भरना चाहते हैं, उसको स्टफ करना चाहते हैं। लेकिन यदि आपने ऐसा किया तो आपका एग्जामिनर बोर होने लगेगा, वो आपका निबंध पढ़ेगा नहीं, तो आपको उतने अच्छे अंक आपको प्राप्त नहीं होंगे। ये आपके प्रस्तुतिकरण, आपकी भावनात्मक दृष्टि और धारा प्रवाह, आपके विचारों को जानने के लिए निबंध का लेखन आपसे करवाया जाता है और यदि आप ऐसा कर ले जाते हैं तो निसंदेह आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। यहां मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा कि एक प्रतियोगी थे जिनका नाम था विजय सक्सेना। सक्सेना जी मेरे पास आए कि सर मुझे निबंध में कभी अच्छे नंबर मिल ही नहीं रहे। मैंने उनका निबंध देखा तो निबंध की वही स्थितियां थी, एक पैराग्राफ दूसरा तो दूसरा, तीसरा, यानी कि पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैंने उनको समझाया, थोड़ा सा टाइम दिया उनको, उन्होंने वो चीजें सीखी, उनको नॉर्मल नंबर मिले। अगले बार जो भी कम मिल रहे थे वो उनको नॉर्मल नंबर मिले और इसके बाद वो एक पोस्ट पर सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन यदि वो थोड़ा पहले से उस पर कार्य करने लगते तो उनको बहुत अच्छे नंबर मिलते और वो बहुत अच्छी रैंक पर पहुंचते। इसलिए आप लोगों से ये आग्रह और अपेक्षा है कि आप जैसे ही अपने यूजी और पीजी लेवल पर होते हैं लगातार निबंध लेखन की एक प्रैक्टिस करें, उपन्यास पढ़ें, कहानी पढ़ें, यात्रा वृतांत पढ़ें,
जिससे आपको एक लेखन का तरीका पता चले और किस तरीके से निबंध लिखे जाते हैं उसकी जानकारी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल और केवल मैटर के लिए परेशान रहते हैं। यहां मैटर नहीं देना है। मैटर आपके पास बहुत कम भी होगा तब भी आप बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, और ज्यादा मैटर अगर आप लिख देंगे तो प्रस्तुतिकरण आपका उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक निबंध में शब्द सीमाएं होती हैं, और शब्द सीमा के बाहर यदि आप चले गए तो मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको 0 अंक भी मिल सकते हैं। 0 अंक भी मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में 1-2 ऐसे उदाहरण हैं जिनको 0 अंक भी प्राप्त हुए हैं। यदि आपको जानना है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद से आप सूचना अधिकार पर पूछ लीजिए कि किस सन में निबंध लेखन में 0 अंक प्रदान किए गए, तो सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा। क्योंकि आज सूचना अधिकार के माध्यम से आप सारी चीजें जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आज का निबंध लेखन विधा, कैसे आप निबंध लिख सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। इस क्रम को हम लगातार जारी रखेंगे और किस तरीके से आप अपनी रणनीति के माध्यम से अपनी प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल कर सकते हैं, उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए लगातार वाद विवाद विचार विमर्श करते हुए हम आगे चलते रहेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए आज का टॉपिक यहीं तक। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए, उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। यदि छोटी समस्या है तो उसे कमेंट सेक्शन में ही बता के समझा दूंगा। यदि बड़ी समस्या है तो एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। मेरा प्रयास यहां पर है कि किसी भी तरीके से मैं आपके लिए सहयोगी उपयोगी यदि होता हूं तो हमारा ये जो वीडियो बनाने का सिस्टम है, वीडियो बनाने की ये प्रक्रिया है, ये सार्थक होगी। तो आज का टॉपिक यहीं तक। जिन मित्रों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अन्य मित्रों, अन्य दोस्तों, अन्य प्रतिस्पर्धियों के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।